हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेस में। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं यूपी टेट और यूपी सुपर टेट के लिए हिंदी की प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। आज बात करेंगे हम उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट की, जो कि आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हेल्प करेगा। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इस कोट का मतलब यही है कि जो लोग कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं और आप इंतजार करें कि भर्ती आए तब हम तैयारी करेंगे, तो निश्चित तौर पर आप उनसे पीछे हो जाएंगे जो लोग तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। तो मेरी बात मानिए, आप भी पढ़ाई स्टार्ट करिए और अपने आप को सिक्योर करिए और अपनी आने वाली भर्ती के लिए एक सीट पक्की करिए। अब बात करते हैं आज की वीडियो की। ये हमारा सेट प्रैक्टिस नंबर 4 है। इसमें 15 क्वेश्चन है, लेकिन कहने के लिए 15 हैं, व्याख्या सहित ये लगभग 30 क्वेश्चन हो जाते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपनी फीडबैक कमेंट के रूप में कमेंट बॉक्स में करिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? बाबू श्याम सुंदर दास, देवेंद्र सत्यार्थी, हरिवंश राय बच्चन या फिर जयशंकर प्रसाद? इसका तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर है। बात करते हैं आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली जो आत्मकथा के लेखक थे हैं बाबू श्याम सुंदर दास, और इनकी आत्मकथा है मेरी आत्मकहानी, जो कि 1941 में प्रकाशित हुई थी, जो कि पहली आत्मकथा माना जाता है हिंदी साहित्य का। अब बात करते हैं हरिवंश राय बच्चन की। इन्होंने अपनी आत्मकथा 4 भाग में 4 पार्ट में किया है। पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं, जो कि 1969 में। नीड़ का निर्माण फिर 1970 में। बसेरे से दूर 1978 और 10 द्वार से सोपान तक 1985। ये इनकी आत्मकथा है, 4 भाग में है। एक बार और मैं बोल देता हूँ, क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीड़ का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1978 और एक है 10 द्वार से सोपान तक 1985। तो हम उम्मीद करते हैं आप ये समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन है, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना यानी कि रुकावट आना किस मुहावरे का अर्थ है? सिर मारना, सिर पर सेहरा बंधा होना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना या फिर सिर पर शैतान सवार होना? तो इसका आंसर है सिर पर सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय या फिर सर्वेश्वर दयाल शर्मा? ये कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। और इनकी जो कविता है प्रेम और सौंदर्य इनको प्रेम और सौंदर्य के कवि भी कहा जाता है, याद रखना है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता या फिर अस्पृश्यता? तो ये इसमें जो करेक्ट वर्ड है वो है अस्पृश्यता। ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट है। कारक के कितने भेद होते हैं? 7, 8, 9 या फिर 10? बताना है कारक के भेद। तो कारक के 8 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ये हिंदी में होते हैं और ये हिंदी का ही क्वेश्चन है। यही यदि पूछ ले संस्कृत में कारक कितने होते हैं, संस्कृत में कारक होते हैं 6। ये भी ध्यान रखना है। कारक कौन कौन से? कर्ता, उसका जो विभक्ति या प्रसर्ग है ने, मैं बोल रहा हूँ आप नोट कर सकते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए या फिर को अपादान से संबंध का के की रारी रे अधिकरण में पर संबोधन हे भो अरे। ये होता है कारक, जो 8 प्रकार के होते हैं हिंदी में, और संस्कृत में 6 प्रकार के होते हैं। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव या फिर अद्वितीय? तो अनुपम का मतलब होता है अद्वितीय। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 14 सितंबर, 15 सितंबर, 2 अक्टूबर या फिर 26 जनवरी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में ये छप सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। अब बात करते हैं हिंदी दिवस के रिगार्डिंग कुछ, आप इसको नोट कर सकते हैं।
14 सितंबर को तो मनाया जाता है और 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई थी। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज अनाउंस किया जाता है 14 सितंबर 1949 को। और भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद भाग 17 में अनुच्छेद जो है 343 से लेकर के 351 तक इसका उल्लेख किया गया है और यह 8वीं अनुसूची में आता है। और वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। तो इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है 14 सितंबर। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है बताना है। कुलीन, समृद्ध, धनी या फिर कृपण। इसके लिए एक शब्द है कुलीन। समृद्ध किसे बोलते हैं? जिसके पास अपार धन और संपदा हो उसको बोलते हैं समृद्ध, यानी कि धन भी हो संपत्ति भी हो उसको बोलेंगे समृद्ध। धनी बोलेंगे जो पैसे वाला हो, और कृपण बोलेंगे जो बहुत कंजूस हो, जिसे माइजर बोलते हैं, इसको बोलते हैं बहुत कंजूस होना, कृपण बोलते हैं। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी। इस पंक्ति में अलंकार बताना है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर श्लेष। इसमें जो है उपमा अलंकार है। इसमें उपमा, अब बात करते हैं उपमा अलंकार होता क्या है, इसकी परिभाषा देख लीजिए। जहाँ उपमेय के साथ उपमान की किसी जहाँ उपमेय के साथ उपमान की किसी समान धर्म को लेकर तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो आप समझ गए होंगे, इसमें उपमा अलंकार ऑप्शन नंबर ए सही है। पुनर्जन्म का सब सही संधि विच्छेद क्या है? पुनः प्लस जन्म, पूर्ण प्लस जन्म, पुनः प्लस जन्म या फिर पुनः प्लस आजन्म। इसका आंसर है पुनः प्लस जन्म, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। ये संधि कौन सी है? संधि है विसर्ग संधि। और विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसमें ए ऑप्शन सही है। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान करना। बच्चों को व्यस्त रखना ये तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अपोजिट जा रहा है। बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना या फिर बच्चों के त्रुटियों की केवल सूची बनाना। तो आप जब भी पढ़ाएंगे तो आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान करना तथा उनका निदान करना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर है। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक नहीं आता है? सुनना, बोलना, हंसना या फिर लिखना। तो ये तीनों तो आते हैं। हंसना जो है एक भाषाई कौशल नहीं है। अब बात करेंगे भाषाई कौशल होता क्या क्या है। यहाँ पे देख पा रहे हैं भाषा कौशल के 4 चरण होते हैं या फिर 4 होते हैं। लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना, ये भाषा कौशल के 4 ऑब्जेक्ट या फिर चरण बोल सकते हैं। ये लिखना आता है लेखन कौशल के अंतर्गत, सुनना श्रवण कौशल, बोलना मौखिक कौशल और पठन आता है या पढ़ना आता है पठन कौशल के अंतर्गत। तो ये 4 कौशल हो गए हैं भाषा कौशल के अंतर्गत। प्रतिदिन में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव समास या फिर द्वंद्व समास। प्रतिदिन, इसमें है अव्ययी भाव समास। ऐसा समास जहाँ प्रायः दोनों में से एक पद अव्यय तथा दूसरा पद संज्ञा हो, वह अव्ययी समास होता है, या फिर वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। एक बार और सुन लीजिए, प्रथम पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा हो, वहाँ पे क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। इस तरह से सी बिल्कुल सही आंसर है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से क्या तात्पर्य यह बताना है। भाषा वैज्ञानिक तथा स्पष्ट होनी चाहिए, स्पष्ट करना, भाषा का व्याकरण सिखाना, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना या फिर भाषा का प्रयोग सिखाना। ऐसा नहीं है आप 1 to 5 पढ़ा रहे हैं या फिर क्लास सेकेंड या 1 या 2 के बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आप उन्हें साहित्य लगेंगे पढ़ाने या फिर व्याकरण पूरा बताएंगे, उसको लगेंगे पाणिनि का व्याकरण पढ़ाने। ऐसा तो नहीं करना है ना। छोटे बच्चों को सिखाना है कि भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, तो बच्चा सीखेगा, ना कि साहित्य पढ़ के। तो इस तरह से इसका आंसर है
डी भाषा का प्रयोग सिखाना। लास्ट क्वेश्चन है, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा सदैव कैसे हो सकती है? टकराहट से गुजरती है, सदैव समान होती है, समान हो सकती है, या फिर सदैव अलग होती है। तो जो हमारी घर की भाषा होती है या फिर जो मातृभाषा होती है और जो बच्चों की स्कूली भाषा होती है वो मिलती जुलती होती है, ना कि अलग होती है, तभी तो बच्चा सीखता है। तो इस तरह से समान हो सकती है, सी आंसर करेक्ट है। ये हिंदी का सेशन आपको पर डे 8 बजे सुबह मिल जाएगा। हमने टाइमिंग में बदलाव किया है, पहले हम इसको 12 बजे दे रहे थे, लेकिन अब सुबह 8 बजे रोज़ मिल जाएगा। तो आप रोज़ 8 बजे इस सेशन को देख सकते हैं और अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।